सर जय हिंद। कर्नल दिनेश शर्मा सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। ये हमेशा मेरे लिए एक बड़े गर्व की बात होती है जब आप मुझे अपने इतने विख्यात चैनल के ऊपर बुलाते हैं और आपके साथ बातचीत करने में मुझे भी काफी हद तक जो है मुझे भी मौका मिलता है कि आपकी नॉलेज को मैं भी गेन करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अनदर चांस ऑन योर चैनल। शुक्रिया सर। मैंने बड़ी अहम मुद्दे पर बातचीत करनी थी क्योंकि हाल ही में एक ट्रेंड हम देख रहे हैं कि जो कश्मीर में मिलिटेंसी होती थी, अब वो मिलिटेंसी फिर हमने देखा कि राजौरी पुंछ के इलाके में पहुंची, फिर वहां से शिफ्ट होके आज हम देख रहे हैं कि ये कठुआ और डोडा की जो ये पूरी बेल्ट है, इसके अंदर मिलिटेंसी एक्टिव है। हालांकि अभी एनकाउंटर चल रहा है, तो कई आतंकियों को मार गिराया गया है, लेकिन जो जानकारी आ रही है कि अभी भी 3 से 4 ग्रुप में आतंकी वहां पर मौजूद हो सकते हैं जो अलग अलग जगह पे हों। कई एक्सपर्ट्स से मेरी बातचीत हो रही है तो उनका कहना है कि ये मिलिटेंट नहीं, ये पाकिस्तान की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एक्स सर्विसमैन या प्रेजेंट सर्विंग मैन हैं। तो मुझे लगा सर मैं आपके साथ बातचीत करूं क्योंकि आप बिल्कुल नियर हैं वहां पे, आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं और ऐसा कोई जम्मू कश्मीर का इलाका नहीं है जो आपके पैरों से निकला ना हो। तो ये अचानक से इतना बड़ा शिफ्ट सर कठुआ डोडा में, इसका क्या मकसद है? राजेश, जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है वो बहुत ही एक नेचर की ब्यूटी है, हिस्टोरिकल उसकी विरासत है जिसका बहुत महत्व होता है। 1989 के बाद से जो है जम्मू एंड कश्मीर के इलाके के अंदर आतंक गतिविधियां बढ़ी और जो सब जग जाहिर है कि इसे जो है पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, उसका एक अल्टीरियर मोटिव था। 89 के बाद जो है कश्मीर वैली जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा आतंक फैला और धीरे धीरे ये जो है साउथ ऑफ कश्मीर के अंदर जम्मू डिवीजन, उधमपुर डिवीजन के अंदर भी फैला। लेकिन अचानक जो है क्या कहते हैं 2002 के आसपास जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारे बहादुर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस वालों ने जम्मू डिवीजन और उधमपुर डिवीजन के अंदर इस आतंकवाद को कंटेन किया, जब मैं ये कहूंगा कि पूरी तरह से खत्म कर दिया। 2019 में जिस समय 370 को हटाया गया था, उसके बाद जो है तकरीबन अगर आप ध्यान दें तो 2021 के बाद जो है ये साउथ ऑफ पीर पंजाल जो है आतंकवाद की घटनाएं ज्यादा होने लग पड़ी और पुंछ, राजौरी, डोडा, रियासी और उधमपुर डिवीजन के अन्य इलाकों के अंदर ये इंसर्जेंसी की घटनाएं बहुत ज्यादा होने लग पड़ी। अब ये सोचने वाली बात है कि जो इलाका 2002 से लेके अभी तक शांत था, लेकिन अचानक ही 2021 के अंदर वहां पर ये घटनाएं अचानक क्यों होने लग पड़ी। तो मेरा ये मानना है कि कश्मीर वैली के अंदर हमारी जो फोर्सेस थी, जो हमारा जो इंटेलिजेंस सेटअप था, वो पिछले 3 डिकेड से तकरीबन 30 सालों से उस इलाके के अंदर ऑपरेट कर रहा था और उन्हें टरेन और उस इलाके के बारे में बहुत ज्यादा जो है क्या कहते हैं मालूमात थी और बहुत हद तक उन्होंने कश्मीर वैली के अंदर जो है इस आतंकवाद को खत्म कर दिया। अब क्या होता है कि पाकिस्तान और चीन का जो है मिली भगत होती है और वो जो है पुंछ, राजौरी और बाकी जो सेक्टरों का जो मैंने नाम लिया जम्मू डिवीजन के अंदर, उसके अंदर जो है ये अचानक टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ने लग पड़ती हैं। बढ़ने का एक मेन कारण ये है कि जून 2020 के अंदर जो गलवान वैली के अंदर हमारा कन्फ्रंट्रेशन हुआ था चाइना के साथ, तो उस समय जो है मैक्सिमम फोर्स जो है जम्मू के इलाके से निकाल के और वहां भेजी गई और एक प्रकार का जो है वहां पर वैक्यूम हो गया। वैक्यूम नहीं, मैं कहूंगा सही शब्द नहीं है, वहां से थिनिंग ऑफ फोर्सेस हो गई, जिस वजह से आतंकवादियों को उस इलाके के अंदर सर उठाने का मौका मिला। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजेश, पुंछ और राजौरी
जो इसके अपोजिट इलाका पड़ जाता है, कोटली है, रावला कोट है और अन्य नौशहरा के अपोजिट जो पड़ जाते हैं, वहां के जो लोग हैं और हमारे तरफ जो राजौरी और पुंछ इलाके के अंदर लोग हैं, उनका रहन सहन और भाषा जो है वो बिल्कुल एक जैसी है। तो जब वो लोग पाकिस्तान से यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं टेररिस्ट, तो उन लोगों को जो है आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो सकता है, बनस्पत इसके कि बनस्पत इसके कि कश्मीर वैली के अंदर, क्योंकि वहां पर ये लोकल पॉपुलेशन के साथ इनका मर्ज होना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि जो साउथ ऑफ पीर पंजाल है, राजौरी, पुंछ, रियासी, डोडा, इसके जो ऊपर का जो पहाड़ी इलाका है उसके अंदर घने जंगल हैं। और दूसरा बात यह है कि वहां पर रोड कनेक्टिविटी जो है वो बहुत कम है, और जो हमारे ट्रुप्स को जो है इन टेररिस्ट को पीछा करने में या घेराबंदी करने में, उसमें इनको उस इलाके के अंदर पहुंचने के अंदर काफी कठिनाई महसूस होती है, बनस्पत इसके कि कश्मीर वैली के अंदर कनेक्टिविटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है बढ़ चुकी है। तीसरा कारण जो मेरा मानना है कि ये जो गुज्जर वगैरह जो हैं, जो अपने चरवाहे लेकर जाते हैं हाई रीचेस के अंदर, तो वहां पर भी जो मिलिटेंट होते हैं, इनको उनके जो ढोक बनाई होती हैं उनके अंदर रहने के लिए और खाने पीने के लिए शरण मिल जाती है। तो बेसिक रीजन मैं ये समझता हूं। दूसरा जो है, जिस प्रकार से कश्मीर वैली जो है वो एलओसी के नजदीक है, उसी प्रकार से जो जम्मू रीजन जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है, और वहां से ये इन्फिल्ट्रेट होते हैं और कार्रवाई करते हैं। दूसरा राजेश, जो सबसे बड़ा मेन कारण मैं समझता हूं, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना, उनकी मकसद ये है कि हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को जितना लंबे से लंबा स्ट्रेच किया जाए, तो ये उनके लिए फायदे के लिए है, ताकि वो अपनी नफेरियस एक्टिविटीज एलओसी के ऊपर या एलएसी के ऊपर करने में उन्हें ज्यादा परेशानी ना आए। सो बेसिकली अगर हमारे को जम्मू रीजन के अंदर भी इस इंसर्जेंसी को कंटेन करना है या खत्म करना है, तो हमें जो है लोकल पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और मेरा ये मानना है कि आज की तारीख के अंदर जम्मू और उधमपुर डिवीजन के अंदर जो इंटेलिजेंस सेटअप है वो उस लेवल का नहीं है जितना कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के पास कश्मीर वैली का है। तो एक कारण ये है। लेकिन कल मैं न्यूज पढ़ रहा था, जो कि हमारे आदरणीय डीजीपी हैं जम्मू एंड कश्मीर के, वो साहब का जो वक्तव्य आया, जहां उनकी जो स्टेटमेंट आई है, उससे वाकई में ही हर एक भारतवासी का जो है सीना चौड़ा हो जाता। उन्होंने कहा, ना तो हम सोएंगे, ना हम थकेंगे, हम किसी भी प्रकार के इनके हमले से नहीं डरेंगे, और इनको हम आने वाले समय के अंदर पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो ये शो करता है कि हमारी बहादुर जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस का मोराल हाई है। हालांकि राजेश, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये जो कठुआ के अंदर एनकाउंटर चल रहा, उसमें हमने अपने बहादुर जवानों को खोया है। हमारे बहादुर जवान आर्मी के हैं या J&K पुलिस के हैं, वो घायल हुए हैं, लेकिन मोराल अभी हाई है। और आने वाले दिनों में मुझे पूरा यकीन है कि जिस प्रकार से काउंटर इंसर्जेंसी के कार्रवाई वहां पे हो रही है जम्मू रीजन में, बहुत जल्दी इसको भी हम कंटेन कर लेंगे। जी राजेश। ठीक है सर, दो तीन पॉइंट मेरे। एक पॉइंट ये कि क्या वाकई में मिलिटेंट हैं, या जो जानकारियां निकल कर आ रही है कि ये एसओजी कमांडोज हैं। ये पॉइंट मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में डिटेल से बताएं। और दूसरा पॉइंट जो मैं एज एंकर एनालाइज कर रहा हूँ पिछले 2-3 साल से, तो मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान आपको एक बड़ी चोट नहीं दे रहा है। पाकिस्तान लेकिन आपको कंटिन्यू चोट दे रहा है। पाकिस्तान आपको बड़ी डैमेज नहीं कर रहा है कि 15 से 20 एक में डैमेज करेगा। वो एक रणनीति पे काम कर रहा है कि हर हफ्ते या हर 15 दिन में 3 से 4 आपके सोल्जर्स को मार रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये मैं पुंछ में देखा हूं, मैंने राजौरी में देखा, मैंने डोडा में देखा, और मैं यहाँ पे देख रहा हूं। हम क्या इन चीजों को समझ नहीं रहे?
कि सर एक भी जान बहुत कीमती होती है, वो इंसान कभी लौट कर नहीं आएगा। और हम 3 से 4 सोल्जर्स को हर महीने खो रहे हैं, हालांकि हर 15 दिन में खो रहे हैं। क्या यहाँ पर एक भारत सरकार को सोचने की जरूरत नहीं है कि एक इलाज किया जाए? 2019 में आपने बालाकोट किया, कब तक उसकी घंटी बजाते रहेंगे आप कि हमने बालाकोट किया, हमने बालाकोट किया? बालाकोट के बाद भी बहुत कुछ करना पड़ेगा सर। राजेश, आपका पहला सवाल का मैं जवाब दूंगा कि मैं आज इस समय इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं ये कंफर्म और निगेट कर पाऊं कि इसके अंदर एक्स सर्विसमैन पाकिस्तान आर्मी के इन्वॉल्व हैं, जहां एसएसजी जो स्पेशल सर्विस ग्रुप है वो लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि जिस प्रकार से जब हीरा नगर के अंदर इन 5 लोगों को नोटिस किया गया था, वो किस तेजी और चालाकी के साथ वो वहां से गायब हो गए, तो ये साफ इंडिकेट करता है कि वो हाईली ट्रेंड हैं जंगल वारफेयर के अंदर, और चाहे वो बिल्टअप एरिया की लड़ाई हो, तो इसका मतलब है कि वो हाईली ट्रेंड है। तो इस बात को भी हम नकार नहीं सकते हैं कि इसके अंदर से पाकिस्तान आर्मी के एक्स सर्विसमैन हों या उनके स्पेशल फोर्सेस के रिटायर्ड हों। लेकिन कोई भी देश जो है अपनी सर्विंग पर्सनल को तो इस प्रकार की एक्टिविटीज की अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोई उनका सर्विस पर्सनल या एक्स सर्विसमैन जो है जिंदा पकड़ा जाता है तो उनका जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत बुरी तरह से बेइज्जती होगी और अलग थलग पड़ने के चांसेस आ जाते हैं। दूसरा आपका सवाल था कि हम हर हफ्ते, हर 15 दिन में या हर महीने हम अपने सोल्जर्स, चाहे वो आर्मी के हैं, चाहे सीआरपीएफ के हैं, या जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के हैं, हम हमारे सोल्जर जो हैं वो अपना उनके शहीद हो रहे हैं। लेकिन एक बात जो इनकी स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान जो है अपनी टेररिस्ट को या किसी प्रकार की भी घटनाओं को जो है वो थ्रेशोल्ड लेवल से कम रखना चाहता है कि छोटी छोटी घटनाएं हो, क्योंकि पाकिस्तान को भी मालूम है कि अगर कोई बड़ी घटना होगी तो इंडिया जो है रिटेलिएट करेगा, और रिटेलिएट इस प्रकार से करेगा कि उसका सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब भारत सरकार क्या कर रही है, तो मेरा ये मानना है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आज की सरकार है वो इन चीजों के बारे में बहुत ही ज्यादा कॉशियस है और बहुत ही ज्यादा जागरूक है। तो आप जिस ढंग से वहां पर सिक्योरिटी रीडिप्लॉयमेंट हो रहा है, जब बाकी रिसोर्सेज दे रहे हैं, उससे जो लग रहा है कि भारत सरकार जो कुछ भी अपने इलाके के अंदर करना चाहती है वो कर रही है। चाहे डेवलपमेंट का है, वार फुटिंग के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज ली जा रही है। तो बेसिकली भारत सरकार का ये उद्देश्य है कि जो मेन वहां की पॉपुलेशन है उनको मेन स्ट्रीम में रखा जाए, और इसके साथ साथ जो पब्लिक के साथ संवाद हो रहा है, चाहे वो आर्मी कर रही है सद्भावना के तौर के ऊपर, जब पुलिस कर रही है कम्युनिटी मीटिंग के अंदर, वो जो इनके गांव बूढ़े होते हैं, जो गांव के जो मान्य लोग होते हैं, उनसे बातचीत की जाती है कि अपने लोगों को जो है उनको मोटिवेट करें कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर ना इन्वॉल्व हों। साथ में उन लोगों से ये खबरें भी हासिल करते होंगे कि कौन से ओवरग्राउंड वर्कर हैं। और अभी आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में जम्मू कश्मीर की सरकार ने, जब भारत सरकार ने, जिस समय ये इलेक्शन नहीं हुए थे उससे पहले, जितने भी चाहे वो सरकारी कर्मचारी हैं या बाकी कोई हैं जिनके ऊपर भी इन्हें शक हुआ, ड्यू इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। इसके साथ साथ जो है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है वो ये ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर भी बहुत सीरियसली और बड़ी मेहनत के साथ जो है इस नार्को टेररिज्म को, ड्रग्स नार्को टेररिज्म को भी कर रही है। तो देखते हैं राजेश आने वाले दिनों के अंदर। ये देखिए एक चीज और है राजेश, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि ये जो इंसर्जेंसी होती है, अगर हम आज की तारीख के अंदर देखिए, आप नहीं कह सकते हैं कि अभी इंसर्जेंसी जो है बढ़ गई है। आपको इस साल की या इतने महीनों को कंपेयर करना पड़ेगा
पिछले साल में या उस साल में या आज से 10 साल पहले, तो आप उसको एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अभी इंसर्जेंसी कम हुई है या ज्यादा हुई है। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी रोग स्टेट है कि उसके घर के अंदर खाना खाने की पैसे नहीं है। उसके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो है मुजफ्फराबाद ले लो, गिलगिट बाल्टिस्तान ले लो, वहां पर लोगों ने जो है विद्रोह किया हुआ है पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के। मैं यहाँ पे एक कोट करूंगा, 3 दिन पहले जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो है जो इनकी यूनाइटेड अवामी पार्टी है, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान की सरकार को एक मेमोरेंडम पेश किया है। उन्होंने कहा है कि जो विस्थापित लोग हैं उनको जो है एक प्रकार का पैकेज दिया जाए और साथ में जो है हमारे ऊपर खास इंटरवेंशन ना की जाए। उन्होंने यहाँ तक धमकी दी है कि इस बार जो है जो पाकिस्तानी सोल्जर हमारे ऊपर किसी प्रकार का अटैक करेंगे या हमारे ऊपर जाती करेंगे, उनकी डेड बॉडी जो है वो मांगला डैम के अंदर मिलेगी। तो ये एक प्रकार का इंडिकेशन था कि जफर एक्सप्रेस के अंदर तो सोल्जर्स की बॉडी जो है स्टेशन के ऊपर मिल गई, लेकिन अगर उन्होंने हिमाकत की पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, तो उन सोल्जर्स की डेड बॉडी जो है मांगला डैम के अंदर मिलेगी। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की अंदरूनी हालत क्या है। लेकिन वो अपने पैर के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है और वो ऑलरेडी उसके 4 प्रांतों के अंदर उसके दुश्मन बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आ रहा और इंडिया के साथ जो है वो इस प्रकार की हरकतें कर रहा है। चाइना का उसको सपोर्ट मिला हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में देखते हैं। जी, मेरा कंसर्न ये रहता था कि अगर 2014 से पहले जवानों को खो रहे थे तो वो भी भारत सरकार की नाकामी थी, और आज भी अगर हम जवानों को खो रहे हैं वो भी नाकामी है। अगर एलओसी की एक्टिविटी हो रही है तो क्या हम पहले स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं? मेरा सवाल हमेशा यही रहता है, और ना जाने क्यों हम इजराइल से सीखते नहीं है। इजराइल से बहुत कुछ हिंदुस्तान को सीखने की जरूरत है, केवल ऐसा होता है। और क्योंकि दुख तो वही समझ सकता है जिसके परिवार का सदस्य गया है। मैं और आप भारत सरकार से बात कर सकती है और जाके मदद का ऐलान कर सकती है, लेकिन उस इंसान को हम वापस नहीं ला सकते हैं जो चला गया है। लेकिन शुक्रिया, आप आए सर और इस बहुत ही संगीन मुद्दे पर आपने बात रखी, इसके लिए थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर, शुक्रिया। थैंक यू राजेश, थैंक यू सर, थैंक यू सर।